नमस्कार, माय नेम इज आंशलिका सोनी एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल लेगेसी ऑफ लॉ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। और मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ अभी सोच रहे होंगे, मैं आईपीसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। आईपीसी की प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि ये इनैक्ट कब हुआ था, ये इन्फोर्स कब हुआ था, इसे लाने वाले कौन थे, कहाँ से इंस्पायर था और ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। तो ये इनैक्ट हुआ था 1860 में, ये इन्फोर्स हुआ था 1862 में। इसे लाने वाले थे लॉर्ड मैकले। ये इंस्पायर थे किसे? जेरेमी बेंथम, जो कि वेल नोन जूरिस्ट हैं ऑन लॉ रिफॉर्म्स। और ये लाया गया था, फर्स्ट लॉ कमीशन बैठाया गया था इंडिया में और लाने वाले लॉर्ड मैकले ही थे। तो ये था हमारे प्रीवियस वीडियो के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको ये भी बोला था प्रीवियस वीडियो में कि हम 3 हेड्स के डिस्कस करेंगे, जो कि है एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ, सेकेंड इज मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ एंड थर्ड इज ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ और इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। तो हम एक एक करके इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये कैसे आया। अब फर्स्ट पॉइंट इज एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ। एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ में क्या था, एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, हमारी सोसाइटी में कैसे इसे लाया गया, या फिर तो एंशिएंट टाइम्स में हमारे जो लॉज थे वो कैसे फॉलो किए जाते थे, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं और हम देखेंगे कि ये क्यों नेसेसरी था। तो ये इसलिए नेसेसरी था क्योंकि एक सिविलाइज सोसाइटी में कुछ सेट पैटर्न ऑफ कोड होने चाहिए ताकि अगर कोई गलती करे तो उसे पनिशमेंट भी मिले, ऐसे छूटे ना। सो हम डिस्कस करते हैं। तो इसके 3 हेड्स थे, इंपॉर्टेंट हेड्स जो माने गए हैं वो है, फर्स्ट इज अर्थशास्त्र, सेकेंड इज मनुस्मृति एंड थर्ड इज याज्ञवल्क्य स्मृति। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और जो याज्ञवल्क्य स्मृति थे वो इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए ताकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन किए जा सके या फिर हम अपनी सोसाइटी को कैसे वर्क करना है ये देखा जा सके। तो एक इजी वे हो जाता किसी भी किंग को फॉलो करने के लिए कि उसे अपनी सोसाइटी, अपनी प्रजा के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको ट्रीटमेंट देना है, ये सब चीजें इसमें मेंशन थी। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई माना गया है तो उसे मनुस्मृति को माना गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा गया है और मनुस्मृति में 18 प्रिंसिपल हेड्स थे जिसपे वर्क किया जाता था। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अथॉरिटी थी वो किंग थी। तो किंग के लिए कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ सेट्स ऑफ प्रोविजंस थे जो उन्हें फॉलो करने पड़ते थे और कैसी चीज़ों को वर्क करना है ताकि हर चीज़ एक अच्छे मैनर में हो सके, एक काम और कूल मैनर में हो सके ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और सोसाइटी भी प्रॉपरली चल सके। तो मनुस्मृति वॉज इम्पॉर्टेंट एंड देयर वर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हेड्स एंड देयर वर 18 प्रिंसिपल हेड्स। 18 प्रिंसिपल हेड्स थे उसमें, जिसमें कि ये बताया गया था कि प्रजा को कैसे चलाना है। और उस 18 प्रिंसिपल हेड्स में ये सिविल कोड और जो क्रिमिनल कोड था वो डिफाइंड था। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाता है एक किंग के लिए कि उसे कैसी चीजें फॉलो करनी है। अब जो याज्ञवल्क्य स्मृति है वो मनु कोड को ही फॉलो करती थी, बट उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। उसने ये कहा कि हमें पर्सन की कंडीशन को देखना चाहिए, उसकी एज को देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। सो देयर वर क्राइम्स, तो पनिशमेंट तो मिलना जरूरी है, तो ये फॉलो की गई। अब क्या था, कुछ थोड़े से डिफेक्ट्स थे, कुछ तो था जो उसमें लोअर कास्ट अपर कास्ट थोड़ा सा ये चीजें प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो जो हमारे वारन हेस्टिंग थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, इसे कंपाइल करवाया। किसके द्वारा? बनारस पंडितों के द्वारा। जो बनारस के पंडित थे उनसे ही कंपाइल करवाया गया और इसे जंतु कोड भी कहा गया। मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ। मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ में क्या चीजें थी, क्या है, वो हम देखने वाले हैं। तो जब मुस्लिम का इन्वेजन हुआ इंडिया में और जब उन्हें मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया को कैप्चर कर लिया, तब लॉ कोड किसका फॉलो किया जा रहा था? मुगल्स का फॉलो किया जा रहा था। वैसे उसका ओरिजिन माना जाता है कुरान को और इसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स डिफाइंड थे। मीन्स कि अगर आप कोई गलती कर देते हो तो इसे डिवाइड किया था, इसे क्लासिफाई किया गया था। वो क्लासिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। सो इसे 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था। वो है, फर्स्ट इज किसास, मीन्स रिटेलिएशन, या रिटेलिएशन का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि बदला लेने की भावना, रिटेलिएट करना। सेकेंड इज हुद। हुद मीन्स अगर आप रॉबरी या थेफ्ट कर रहे हो तो उसके लिए पनिशमेंट इसमें डिफाइन थी। थर्ड इज दिया। दिया मीन्स ब्लड होमिसाइड, मीन्स अगर किसी से खून हो गया है तो या उसका पेमेंट जो है या तो आप पे करके कर दो या किसी भी और तरीके से, मीन्स उसके कुछ
सर्टन मीन्स सेकेंडरी मैथड्स थे, ये कह सकते हैं। एंड फोर्थ इज तजीर। तजीर मीन्स दैट इज लेस इलिसिट देन खुद। सो इसमें थोड़ी कम पनिशमेंट डिफाइन थी, या डिस्क्रिशनरी इसे ऑफेंस कहा जाता है। तो ये चीज 4 पार्ट्स में इसे डिफाइन किया गया था। अब जो गलतियां थी, जो हम क्राइम करते थे, वो 3 पार्ट्स में डिफाइंड है। ऑफेंसेस अगेंस्ट गॉड, फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकेंड इज ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, मतलब राज्य के प्रति कोई अगर हम ऑफेंस कर देते हैं। एंड थर्ड इज ऑफेंसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल, किसी इंसान के प्रति अगर हम कोई ऑफेंस कर देते हैं। तो इस तरीके से इसे डिफाइन किया गया था। सो वी हैव डिस्कस 3 ऑफेंसेस, उसके क्लासिफिकेशन हमने देख लिए कि क्या क्लासिफाई किया गया था, किस तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी, किस गलतियों के लिए पनिशमेंट दी जाती थी। यहाँ पे क्या हुआ कि जो मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ था वो काफी कंफ्यूजिंग था। मतलब आप टॉर्ट और क्राइम में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे कि सिविल रॉन्ग क्या है या क्रिमिनल जो हम गलतियां कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मीन्स थोड़ी सी खामियां थी। तो ये खामियों की वजह से कई बार ये होता था कि अगर किसी का जो अगर कोई इंसान गलती कर दे रहा है और उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है बट उसे सेम पनिशमेंट मिल रही है, सो इट विल बी इनजस्टिस फॉर देम। सो यहाँ पे कंफ्यूजन का स्टेज काफी था। तो इसमें लोगों के साथ इनजस्टिस भी कई बार हो जाता था। तो ये सब था मुस्लिम या मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिटिश और इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इन समय में कौन कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, कैसे चेंजेस लाए गए। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, उन्होंने देखा कि जो मुगल्स थे जो लॉ कोड फॉलो कर रहे थे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। मतलब चीज़ें प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी, या प्रॉपरली डिफाइंड भी थी तो कंफ्यूज स्टेट आ जाता था वहाँ पे अगर वो स्ट्रक्चर्ड मैनर फॉलो भी कर रहे थे। तो उनको लगा कि हमें सर्टेन चीज़ें चेंज करनी चाहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हमारे यहाँ क्या स्टैब्लिश किया गया, कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट था, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो या कोई भी ऑफेंस हो या क्राइम हो तो लोग वहाँ जा सकें एंड वहाँ पे अपनी चीज़ें बता सकें, या जिस इंसान को पनिशमेंट दिलवानी है वो कर सकें। तो द एम वॉज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर्ड कोड, एक स्ट्रक्चर्ड कोड वो बनाना चाहते थे। तो ऐसे उन्होंने अपनी चीज़ें स्टार्ट करी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तब पूरा जो पावर था वो उनके हाथ में था, मतलब चीज़ें बनाने का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट ये क्राउन के हाथ में पावर गई तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, आईपीसी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, इंडियन पिनल कोड। और वो इंस्पायर्ड थे जेरेमी बेंथम से, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। लाने वाले थे लॉर्ड मैकेले। तो एक यहाँ पे क्या हुआ, सेट पैटर्न फॉलो करने की एक चाह थी इंसान, मतलब ब्रिटिश क्राउन की। इसे बहुत ही लेंथीएस्ट कोड भी माना गया है, रिटन कोड माना गया है, जो कि आज तक फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे सर्टेन अमेंडमेंट्स भी हुए, मतलब 1860 से लेके 1980 तक यहाँ पे 58 टाइम्स अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। बहुत सारे रिफॉर्म्स ला चुके हैं, बहुत सारे बदलाव ला चुके हैं, ताकि ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो किया जा सके। सो दिस वॉज ए ब्रीफ स्निपेट ऑफ इंडियन पीनल कोड। हमने इसे ज़्यादा डिटेल वे में नहीं डिस्कस किया, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इंडियन पीनल कोड कैसे बना। हमने इसके 3 हेड्स डिस्कस किए जो थे एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ, मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ, एंड थर्ड इज ब्रिटिश और इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। Stay connected with Legacy of Law and hit the bell icon for more updates. Thank you everyone.